हेलो बच्चों। अब हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है साइटोपंजर साइटोस्केलेटन। प्रोटीन से बना हुआ होगा। प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिकावर्त जालिका के जैसा तंतु जो कोशिका द्रव्य में मिलता है उसे साइटोपंजर या फिर साइटोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन का बना हुआ होगा, जालिका जैसा होगा, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगा, जो कोशिका द्रव्य में मिलता है उसको हम साइटोस्केलेटन या फिर साइटोपंजर कहते हैं। कोशिका में मिलने वाला साइटोपंजर विभिन्न कार्य जैसे यांत्रिक सहारा, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, गति में, और कोशिका के आकार को बनाए रखने में उपयोगी है ताकि कोशिका पिचक नहीं जाए। कोशिका में मिलने वाला साइटोपंजर के विभिन्न कार्य जैसे मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहारा देना, गति व कोशिका के आकार को बनाए रखने में उपयोगी है। ये बच्चों तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सूक्ष्म नलिका, जिसको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं। दूसरा है सूक्ष्म तंतु, जिसको हम माइक्रोफिलामेंट बोलते हैं, सूक्ष्म तंतु। और तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट। सूक्ष्म नलिका, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सबसे मोटे धागे होते हैं 25 नैनोमीटर के। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में पाया जाता है। सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, जिसको हम आधारिकाएं बोलते हैं, ये सब के सब किससे मिलके बने होते हैं? सूक्ष्म नलिकाओं से। माइटोटिक उपकरण आदि में पाया जाता है। खोखले होते हैं, अशाकित होते हैं, और बेलनाकार संरचनाएं होती है, असंकुचनशील होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। आई बात समझ में? कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, बेसल बॉडी माइटोटिक उपकरण आदि में पाया जाता है। खोखले अशाकित बेलनाकार संरचनाएं हैं। सूक्ष्म तंतु ये संकुचनशील होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। सबसे पतले होते हैं, गोलाकार इकाइयों से मिलकर बने हो सकते हैं या फिर फिलामेंटस भी हो सकते हैं। अनिश्चित लंबाई वाले ठोस, बिना शाखाओं वाले छड़ जैसे रेशे, फाइब्रिल, ये ग्लोबुलर प्रोटीन, एक्टिन और फिलामेंटस प्रोटीन मायोसिन से बने होते हैं। ये कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट मंझले धागे होते हैं, ये भी असंकुचनशील होते हैं, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। ठीक है, एसिडिक प्रोटीन से बने हुए होंगे, अम्लीय प्रोटीन के, असंकुचनशील, खोखले तंतु। आई बात समझ में? बच्चों, ये नाम बार बार आते रहेंगे। आप अगला टॉपिक करोगे, ठीक है, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रोसोम, उसमें भी ये आएगा। जो सीलिया, फ्लैजिला होते हैं, ये सब किसके बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से, सूक्ष्म नलिकाओं से मिलके बने होते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये समझा रहा हूँ मैं। आई बात समझ में? यस या नो? तो सूक्ष्म नलिकाएं सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, बेसल बॉडी आदि बनाती है। सूक्ष्म तंतु एक्टिन और फिलामेंट्स, ये एक्टिन और मायोसिन से मिलकर बने होते हैं। और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट एसिडिक प्रोटीन के असंकुचनशील खोखले तंतु होते हैं। आई बात समझ में? यस या नो? अब हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है पक्षमाप और कशाभिका, सीलिया और फ्लैजिला। क्या लिखा हुआ बच्चों? हमारे लिए एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप अवेयर रहना। ठीक है, बिल्कुल सजगता के साथ पढ़ना है ताकि हमारी एक एक लाइन क्लियर हो सके। पक्षमाभिकाएं, एक वचन पक्षमाप, और कशाभिकाएं, एक वचन कशाप। रोम सदृश, रोम जैसी कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवर्दी है। ठीक है, ये देखो, ये पैरामीशियम, ये यूग्लिना। पक्षमाप एक छोटी संरचना चप्पू की तरह कार्य करती है। ठीक है, जैसे चप्पू कैसे पानी को इधर उधर करने का काम करता है, वैसे ही सीलिया भी क्या करता है कि द्रव्य को इधर उधर करने का काम करता है। यस या नो? आई बात समझ में? चप्पू कैसे पानी को इधर उधर करने का काम करता है, वैसे ही सीलिया भी द्रव्य को इधर उधर करने का काम करेगा, जो कोशिका को या उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव्य की गति में सहायक होते हैं। कोशिका को भी आगे बढ़ाएगा, ठीक है, जैसे पैरामीशियम में। और जैसे हम लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी सीलिया होते हैं, फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सीलिया होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो गया तो कफ जो होता है, जो बलगम होता है, इसको आगे पीछे करने का काम करते हैं, जिसको बोलते हैं डोल नोर्दन गति। डोल नोर्दन गति।
ठीक है, दोनोदन गति का मतलब होता है कि एक ही जगह पे रह के आगे पीछे मूवमेंट करना। आई बात समझ में? क्या होता है, एक ही जगह पे रह के तो सीलिया का भी तो काम यही है, वो भी तो अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ही जगह पे रह के बलगम को आगे पीछे करने का काम करता है। तो द्रव्य की गति में सहायक है। हो भी लाइन ये क्लियर? यस या नो? कशाभिका अपेक्षाकृत लंबे, ये रहा, लंबे होते हैं और कोशिका की गति में सहायक होते हैं। जैसे यूग्लिना जो गति करता है वो कशाभिका की सहायता से तो करता है। जैसे स्पर्म जो गति करता है वो भी तो फ्लैजिला की सहायता से ही तो करता है। आई बात समझ में? यस या नो? तो कशाभिका अपेक्षाकृत लंबे व कोशिका की गति में सहायक है। प्रोकैरियोटिक जीवाणु में पाया जाने वाला कशाभिका संरचनात्मक रूप से यूकैरियोटिक कशाभिका से भिन्न है। बहुत ही अच्छी लाइन है, कई बार नीट में पूछा भी गया है कि प्रोकैरियोटिक कशाभिका और यूकैरियोटिक कशाभिका सिमिलर होते हैं क्या? सिमिलर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्या रीजन है? जो प्रोकैरियोटिक कशाभिका है ये किससे बना हुआ होगा? फ्लैजिलिन प्रोटीन से। किससे बना होगा? फ्लैजिलिन प्रोटीन से। और यूकैरियोटिक कशाभिका है ये किससे बना हुआ होगा? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि यूकैरियोटिक फ्लैजिला में और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में क्या डिफरेंस है, तो आप कहोगे कि सर जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला होता है वो तो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होगा और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होता है जो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होगा। ये डिफरेंस है। आगे बात समझ में? अगली लाइन क्या कह रही है बच्चों? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से पता चलता है कि पक्षमाभ व कशाभिका जीव द्रव्य झिल्ली से ढके रहते हैं, ढके होते हैं। तो ये सबसे बाहर वाली, अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये सबसे बाहर वाली जो ग्रीन कलर की जो झिल्ली है ये जीव द्रव्य झिल्ली, ये वाली ग्रीन कलर की। आई बात समझ में? अगर मैं इस जीव द्रव्य झिल्ली को हटा दूं तो ये मेन पार्ट है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अक्षसूत्र एक्सोनेमे। क्या बोलते हैं? अक्षसूत्र या फिर एक्सोनेमे। आई बात समझ में? तो जीव द्रव्य झिल्ली के अंदर वाला मेन पार्ट है, इस पूरे पार्ट को बोलेंगे अक्षसूत्र एक्सोनेमे। आगे बात समझ में? पक्षमाभ व कशाभिका जीव द्रव्य झिल्ली से ढके होते हैं। इनके कोर को अक्षसूत्र एक्सोनेमे कहते हैं, जो कई सूक्ष्म नलिकाओं, देखो आया, माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। तो ये जो जितनी भी है इसके अंदर सब के सब क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल से सूक्ष्म नलिकाएं हैं। इसीलिए वहां पे मैंने बताया था सीलिया, फ्लैजिला, आधारिकाएं, सेंट्रियोल, ये सब के सब किससे बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बने होते हैं। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? जो कई सूक्ष्म नलिकाओं से मिलके बना होता है, जो लंबे अक्ष के समांतर स्थित होते हैं। सही बात है। अक्षसूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिकाएं मिलती है। केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिकाएं, ये एक जोड़ा, वन पेयर। तो दो हो गई, यस या नो? दो हो गई। ये दो आपस में क्या होगी? ये दो आपस में जुड़ी भी रहेगी। क्या लिखा हुआ है? एक मिनट। अक्षसूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिकाएं होती है और 9 द्विक, ये तो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही बात है, 9 द्विक। और ये एक जो होगा इसमें दो होगी, तो 9 हो गई। द्विक का मतलब डबलेट, तो 9 द्विक अरीय परिधि की तरफ, पेरिफेरी की ओर व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है। तो बीच में तो एक जोड़ी मतलब दो, और बाहर की तरफ 9, तो इसका मैं कह सकता हूं व्यवस्था 9+2। यस या नो? अब 9 है, ये 9 डबलेट के फॉर्म में है, तो 9 × 2 +2, तो 9 दूनी 18 +2 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स होगी। कितनी? ये भी क्वेश्चन आता है, कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है? 20। आई बात समझ में? व्यवस्था कितनी होगी? 9+2 की व्यवस्था होगी। माइक्रोट्यूब्यूल्स का नंबर कितना होगा? 20। आई कि नहीं आई बात समझ में बच्चों? अक्षसूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिकाएं मिलती है और 9 द्विक डबलेट अरीय पेरिफेरी की तरफ व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती है।
अक्षसूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की इस व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं, जैसा कि चित्र में 8.10 में दिखाया गया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। यस या नो? केंद्रीय नलिका कौन सी? ये केंद्रीय नलिका है 2। यस या नो? सेतु द्वारा, केंद्रीय नलिका यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, सेतु द्वारा जुड़े हुए, सेतु द्वारा जुड़े हुए होते हैं, सही बात है, ठीक है। यस या नो? केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े हुए व केंद्रीय आवरण से ढके हुए रहते हैं, ये केंद्रीय आवरण, केंद्रीय आच्छादन। यस या नो? आई बात समझ में? ये देखो केंद्रीय आच्छादन। आगे बात समझ में? केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े हुए व केंद्रीय आवरण से ढके हुए रहते हैं, ठीक है। जो परिधीय द्विक, जो पेरिफेरी की तरफ हमारे डबलेट है, 9 डबलेट है, कि प्रत्येक नलिका को, इसकी प्रत्येक नलिका को, ये एक नलिका, ये दो दो तो ये सब ये नलिका, इसकी प्रत्येक नलिका को अरियदंड द्वारा जोड़ते हैं। ये अरियदंड, तो एक डबलेट का एक अरियदंड किससे जुड़ा हुआ? सेंट्रल सीट से, केंद्रीय आवरण से जुड़ा हुआ। ये देखो आई कि नहीं आई बात समझ में? केंद्रीय आवरण से जुड़ा हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? अरियदंड बोलेंगे। ये रहा अरियदंड। केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े हुए व केंद्रीय आवरण द्वारा ढके होते हैं, जो परिधीय द्विक के प्रत्येक नलिका को अरियदंड द्वारा जोड़ते हैं। इस प्रकार 9 अरियताने बनती है। तो अरियदंड की संख्या कितनी हो गई? 9, ठीक है। किससे जुड़ी हुई? केंद्रीय आच्छादन से या केंद्रीय आवरण सेंट्रल सीट से जुड़ी हुई। इस प्रकार 9 अरियताने छड़ बनती है। परिधीय द्विक सेतु पेरिफेरी की तरफ में जो डबलेट है, ये आपस में जुड़े हुए रहेंगे। ये देखो, ये आपस में जुड़े हुए रहेंगे और इसको क्या बोलेंगे? अंतराद्विक सेतु। आई बात समझ में? यस या नो? परिधीय द्विक सेतु परिधीय द्विक सेतु द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक बार मैं स्ट्रक्चर को समझ लेता हूँ। ये सबसे बाहर वाली केंद्रीय झिल्ली, अगर केंद्रीय झिल्ली को हटा दे तो इसको क्या बोलेंगे? बोलो, अक्षसूत्र बोलेंगे। पेरिफेरी की तरफ 9 डबलेट रहेंगे, ठीक है। 9 डबलेट, एक एक जो होगा वो 2 सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर बना होगा, तो ये 9 डबलेट हो गए, और सेंट्रल में एक पेयर होगा, 2 होंगे, और ये दोनों के दोनों सेतु द्वारा आपस में जुड़े हुए। तो 9 डबलेट आपस में अंतराद्विक सेतु द्वारा जुड़े हुए रहेंगे। यस या नो? और हर डबलेट के पास में एक एक क्या होगा? अरियदंड होगा, जो किससे जुड़ा होगा? केंद्रीय आवरण, केंद्रीय आच्छादन से जुड़ा हुआ होगा। यस या नो? आई कि नहीं आई बात समझ में? अब देखो, इसको मैं ए मान लूं, इसको मैं बी मान लूं, इसको वापिस से ए, इसको मैं बी, ठीक है। ये जो होती है ना बच्चों, ये प्रोटीन होता है डायनिन प्रोटीन, ठीक है। ये डायनिन प्रोटीन से मिलके बनी होगी, तो इनको भी एनर्जी चाहिए। सीलिया फ्लेजिला है भाई, मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये क्या करती है? एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करती है, ठीक है। एटीपी को तोड़ने का काम करती है, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करती है, डायनिन प्रोटीन से मिलके बनी होगी। ए बी ए बी, आई बात समझ में? तो ये रहा, ए के पास में जो होगी ये डायनिन प्रोटीन होगा। आई बात समझ में? यस या नो? तो डायनिन प्रोटीन का क्या काम है? एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करना, फिर जो ऊर्जा मिलेगी उसे मूवमेंट करते रहेंगे। आगे वाली लाइन क्या लिखी हुई है? अब तक आया समझ में? यस या नो? दोनों पक्षमाप व कशाभिका तारक केंद्र सदस्य, तारक केंद्र जैसे, क्या लिखा हुआ है? दोनों पक्षमाप व कशाभिका, सीलिया और फ्लेजिला तारक केंद्र सेंट्रियोल जैसे, ठीक है, तारक केंद्र जैसे संरचना से बाहर निकलते हैं। तो सीलिया और फ्लेजिला, ठीक है, मतलब ये फ्री फॉर्म में नहीं रहते, किसी से अटके हुए रहते हैं या किसी से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे ये है सीलिया, ठीक है, ये सीलिया है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से किसी से अटके हुए रहेंगे, यहाँ से किसी से अटके हुए रहेंगे। ये है जैसे यहाँ से किसी से ये पैरामीशियम है, ये यूग्लिना है, तो ये यहाँ पे अटके हुए रहेंगे। तो ये क्या कह रहा है, ये लाइन क्या कह रही है कि दोनों पक्षमाप व कशाभिका, ठीक है, तारक केंद्र सदस्य रचना से बाहर निकलते हैं, मतलब वो तारक केंद्र जैसी संरचना पर अटके हुए रहेंगे, मतलब फ्री फॉर्म में नहीं रहेंगे। आई बात समझ में? जैसे ये है, ये एक सीलिया है, तो ये यहाँ पे अटका हुआ रहेगा। ये स्ट्रक्चर कैसा होगा? तारक केंद्र जैसा। आई बात समझ में?
इस संरचना को क्या बोलते हैं? आधारिका। इसीलिए मैंने बोला था जो बेसल बॉडी है वो भी किससे बनी होती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स की, सूक्ष्म नलिकाओं की। तो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? आधारिकाएं, बेसल बॉडी। आगे बात समझ में? या ऐसा मान लूं, इसको मैं क्या मान लूं? इसको मैं सीलिया मान लिया, ठीक है। इस स्ट्रक्चर से लटका हुआ रहेगा, ये स्ट्रक्चर हो गया आधारिकाएं। यस या नो? तो इस वाले पार्ट को या इस वाले पार्ट को समझने के हिसाब से बता रहा हूं, इसको आधारिकाएं बोलते हैं। और आधारिकाएं कैसा होता है? तारक केंद्र जैसा। तारक केंद्र जैसा। अब मेरे को एक बात बताओ कि तारक केंद्र की व्यवस्था क्या होती है? सीलिया फ्लैजिला की तो 9+2 रहती है, ठीक है। तो तारक केंद्र की व्यवस्था 9+0 होती है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो आधारिक केंद्र, तो ये तारक केंद्र जैसा है आधारिकाएं, तो आधारिकाएं की व्यवस्था क्या हो गई? 9+0। आई कि नहीं आई बात समझ में? यस या नो? वापिस एक बार पूरा का पूरा पैराग्राफ समझा रहा हूँ। जो सीलिया होते हैं ये कोशिका के मूवमेंट में और द्रव्य के मूवमेंट में सहायता करते हैं, डोनोडल गति करते हैं, मतलब अपनी ही अक्ष पर घूमते रहते हैं, अपनी ही जगह पे, अक्ष पे तो क्या अपनी ही जगह पे घूमते रहते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है? प्रोकैरियोटिक में फ्लैजिला जो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होगा, यूकैरियोटिक में ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होगा। पक्षमाभ और कशाभिका जीव द्रव्य झिल्ली से ढके हुए रहेंगे, ठीक है। मीन वो बीच वाला पार्ट है उसको अक्षसूत्र बोलेंगे, जो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होगा, ठीक है। बीच में एक जोड़ी होंगे, मतलब 2 सूक्ष्म नलिकाएं होंगी, बाहर जो होगी 9 होगी, और जो 9 भी दो में चिपकी हुई रहेगी। यस या नो? तो डबलेट के फॉर्म में होगी, इसलिए व्यवस्था 9+2। केंद्रीय नलिका आपस में जुड़ी हुई रहेगी, केंद्रीय आवरण से ढकी हुई रहेगी। डबलेट के पास में एक अरिय दंड होगा, वो किससे द्वारा? केंद्रीय आवरण द्वारा जुड़ा रहेगा। इस प्रकार 9 अरियताने बनती है। परिधीय द्विक सेतु आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। अंतर्द्विक सेतु द्वारा जुड़े रहते हैं। दोनों पक्षमाभ और कशाभिका फ्री फॉर्म में नहीं रहते, एक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए रहते हैं। वो स्ट्रक्चर किसके जैसा होता है? तारक केंद्र जैसा होता है। उस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? आधारिकाएं। यस या नो? आई बात समझ में? ये पैरामीशियम, ये यूग्लिना। आगे बात समझ में बच्चों? आगे बढ़ो। अब आगे बात करते हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, तारक काय और तारक केंद्र, ठीक है। कहाँ मिलेंगे? केंद्र के बाहर मिलेंगे, केंद्र के बाहर, जस्ट बाहर केंद्र के, ठीक है, 90 डिग्री पे। और सेंट्रियोल कहाँ पे डबल होंगे? एस फेज में डबल होंगे। अभी मैं आगे पूरा फिनोमिना बता दूंगा, अभी इतने याद रखो। एक कोशिका में एक सेंट्रियोल होगा, एक कोशिका एक सेंट्रियोल, ठीक है, एक सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल तो क्या, सेंट्रोसोम, ठीक है। वो एस फेज में डबल हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। आगे बात समझ में? एस फेज में डीएनए का भी रेप्लिकेशन होता है, डीएनए भी यहाँ पे डबल होता है। क्या लिखा हुआ है? तारक काय वह अंगक है जो दो बेलनाकार संरचना से मिलके बना होता है। दो बेलनाकार संरचना से, मतलब कहने का मतलब होता है कि एक तारक काय के पास में 2 तारक केंद्र होते हैं। एक तारक काय के पास में 2 तारक केंद्र होते हैं। जैसे अब मैंने क्या बोला, ये एक तारक केंद्र हो गया और ये दूसरा तारक केंद्र हो गया। तो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल सकता हूं मैं? तारक काय। और ये दोनों क्या हो गए? ये और ये तारक केंद्र। एक सेल में एक होगा, जब सेल डिवीजन की बारी आएगी एस पेज के अंदर ये 2 हो जाएंगे, सेंट्रोसोम। तो तारक काय वह अंगक है जो 2 बेलनाकार संरचनाओं से मिलके बना होता है, ठीक है। तो एक तारक काय के पास में 2 तारक केंद्र होंगे, जिसे तारक केंद्र कहते हैं। आगे बात समझ में? यह अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव्य एमोर्फस फ्लूइड से घिरा होगा। परिकेंद्रीय द्रव से, कौन? तारक केंद्र। तो ये रहा परिकेंद्रीय द्रव। आई बात समझ में? यस या नो? तो दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं, ये एक दूसरे के लंबवत स्थित है। यह अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव से घिरा होता है। दोनों तारक केंद्र तारक काय में एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं,
ठीक है, ये एक दूसरे के लंबवत है। जिसमें प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। तो ये देखो, ये स्ट्रक्चर, ये बैलगाड़ी के पहिए जैसी, कार्टव्हील जैसी स्ट्रक्चर होती है। तारक केंद्र संख्या में 9, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तारक केंद्र संख्या में 9 समान दूरी, ठीक है, समान दूरी पर स्थित 9 परिधीय ट्यूबुलिन प्रोटीन। वहां पे मैंने आपको बताया था ना, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी है कि नहीं बनी है? माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी है। और माइक्रोफिलामेंट किससे? एक्टिन और मायोसिन से बना होता है। यस या नो? तारक केंद्र संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूबुलिन प्रोटीन की से परिधीय ट्यूबुलिन सूत्रों से बने होते हैं। आई बात समझ में? ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होगी समान दूरी पे 9, और एक के पास में 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होगी। यस या नो? प्रत्येक परिधीय सूत्रक एक त्रिक होते हैं। प्रत्येक परिधीय सूत्रक एक त्रिक होते हैं, ठीक है। इसके पास भी 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3। तो वैसे तो 9 हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यस या नो? प्रत्येक परिधीय सूत्रक एक त्रिक होते हैं। पास के त्रिक आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ये आपस में जुड़े हुए, ये देखो, ठीक है। तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग प्रोटीन से मिलके बना होता है। बीच वाला पार्ट है जो प्रोटीन से बना होगा, जिसे धुरी कहते हैं, हब कहते हैं, धुरी, ठीक है। यह परिधीय त्रिक, जो परिधीय में 9 थे और ट्रिपलेट थे, त्रिक के नलिका से प्रोटीन से बने अरिय दंड से जुड़े हुए रहते हैं। ये अरिय दंड से जुड़े हुए, तो 9 अरिय दंड, ठीक है। ये प्रोटीन का बना, और ये अरिय दंड भी प्रोटीन से, कितने? 9 अरिय दंड, रेडियल स्पोक 9। आई बात समझ में? यस या नो? अब मैंने वहां पे बोला था, कि कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स थी वहां पे? 9 + 2 थी, और 9 के पास में 2 2 थी, तो 18 + 2 20 हुई। यहाँ पे 9, एक के पास में कितनी? 3, तो 9 के पास में कितनी हुई? बोलो। 27, 27 माइक्रोट्यूब्यूल है, ये भी क्वेश्चन आता है। आगे बात समझ में? तारक केंद्र पक्षमाभ व कशाभिका का आधार इकाई बनाते हैं। मतलब जहां से हमारा पक्षमाभ और कशाभिका निकलती है, वो आधार इकाई बनाएगा। तो आधार इकाई का और तारक केंद्र दोनों की व्यवस्था क्या होगी? 9 + 0। और तर्कु तंतु स्पिंडल फाइबर जंतु कोशिका के विभाजन में तर्कु उपकरण बनाते हैं। आई बात समझ में? और तर्कु तंतु बनाते हैं। तो ये न्यूक्लियस हो गया। अब देखो, मैंने क्या बोला था कि जो हमारी इंटरफेज होती है, ठीक है, इंटरफेज के बाद में क्या होती है? एम फेज आती है। एम फेज में क्या होती है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो प्रोफेज में हम देखते हैं, अगर आपने 10th में पढ़ा हो या अगर आप वापिस से पढ़ रहे हो, तो आपने ये देखा होगा कि जो प्रोफेज होता है, जो प्रोफेज में क्या होती है? न्यूक्लियर एनवलप, जो केंद्रक झिल्ली होती है, वो डिसअपेयर हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। कहाँ पे? प्रोफेज में। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली जो होती है डिसअपेयर हो जाती है, गायब हो जाती है। और मैंने क्या बोला था कि जो तारक केंद्र जो होता है, तारक का ये जो होता है, ये जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर होता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जस्ट पास में होता है। तो ये 90 डिग्री पे आ जाते हैं, और ये क्या करते हैं? स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। आई बात समझ में? ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। तो ये तो गायब हो गई, ये गायब हुई। एक मिनट, हाँ, एक मिनट। तो ये गायब हो जाती है, तो ये क्रोमोजोम हो गए हमारे। तो ये क्रोमोजोम से ये क्या है? स्पिंडल फाइबर जुड़ जाते हैं। आई बात समझ में? तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। तो और ये एस्ट्रल रेज भी बनाता है, एस्ट्रल रे का भी फॉर्मेशन करता है।
आगे बात समझ में? यस या नो? कहाँ पे स्थित होंगे? केंद्रक के बाहर, केंद्रक झिल्ली के पास में उपस्थित रहेंगे। जब केंद्रक झिल्ली रिमूव हो जाएगी ना तो ये 90 डिग्री पे आ जाएंगे और ये क्रोमोसोम के साथ जुड़ के स्पिंडल फाइबर बनाएंगे जंतु कोशिका में। इनके पास में जो होती है, जो तारकाय होता है या तारक केंद्र होता है, इसके पास में झिल्ली नहीं होती है। ये भी बात हमको याद रखनी है, ये बात पहले बता चुका हूं मैं। दूसरी बात, ये प्लांट में अनुपस्थित होते हैं, जंतु कोशिका में उपस्थित होते हैं, पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं और शैवालों में ये प्रेजेंट रहते हैं। शैवाल में जैसे क्लेमाइडोमोनास में ये उपस्थित रहेंगे, लेकिन हायर प्लांट में ये अनुपस्थित रहेंगे। ठीक है, उच्च पादप में अनुपस्थित, उच्च पादप में अनुपस्थित, क्लेमाइडोमोनास में उपस्थित होते हैं। यस या नो? आगे बात समझ में? क्या करेंगे? स्पिंडल फाइबर बनाएंगे। कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे? केंद्र के बाद 90 डिग्री पे प्रेजेंट रहेंगे। हालांकि पहले तो पास पास में होते हैं, फिर ये 90 डिग्री पे चले जाते हैं। इनका भी जो होगा डबल कहाँ पे होंगे? एस फेज में होंगे। ठीक है, इंटरफेज की G1 एस और G2 एस फेज में होंगे। यस या नो? और एक सेल में पहले एक ही होगा। वापिस से मैं बता रहा हूँ, अकिष्टलीय परिकेंद्रीय द्रव से जुड़े हुए, क्या नाम, घिरे हुए रहेंगे, लंबवत होते हैं, बैलगाड़ी के पहिए जैसी स्ट्रक्चर होती है, 9 आर्य ताने होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती है, और जो एक के पास में 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होगी तो ये त्रिक हो गई, वहां पे डबलेट था, बीच में कुछ नहीं होगा तो 9+0 की व्यवस्था हो गई। तो इसकी भी व्यवस्था 9+0 है और आधार इकाई की व्यवस्था भी 9+0 है। के पास में त्रिक में होते हैं, दूरी से बना होगा, बीच में कुछ नहीं है, और ये परिधीय त्रिक के नलिका से, ये नलिका से प्रोटीन के अरिडंड से जुड़े हुए रहते हैं। तारक केंद्र पक्षमा बहु कशाभिका का आधार इकाई बनाते हैं। आगे बात समझ में? तो इसकी व्यवस्था क्या हो गई? 9+0, और सीलिया फ्लेजिला की व्यवस्था क्या हो गई? 9+2, क्योंकि इसके बीच में कुछ नहीं है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें 27, और वहां पे माइक्रोट्यूब्यूल्स कितनी थी? 20। ये आपका हो गया सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम। न्यूक्लियस की बात हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है फिर।